अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। न्यू नावल के साथ हाजिर हूँ। नाम है जुनून महरम और राइटर हैं उम्मे उमामा। तो नावल स्टार्ट करते हैं। मौसम आज कुछ ज़्यादा ही सर्द था, लेकिन हर चीज़ से बेनियाज वो यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठा अपनी सोचों में गुम था। तेज़ हवा से उसके बाल बिखर रहे थे, जबकि सब्ज आंखें गैर मरी नुक्ते पर जमी हुई थी। अब तक की गुजरी यूनिवर्सिटी लाइफ में उसे पहली बार किसी प्रोफेसर का गुस्सा सहना पड़ा था। वो एक निहायत ही काबिल स्टूडेंट था, अपने सारे काम वो बहुत जिम्मेदारी से करता था। लेकिन जब से हूरम यहाँ पर आई थी, तब से वो अपने हर काम में बहुत लापरवाही दिखाने लग गया था। हर साल अपने फारिग दिनों में वो गांव जाता था, सिर्फ हूरम की वजह से, ताकि इससे मुलाकात हो सके, वो उसके साथ वक्त गुजार सके। जबकि ये और बात थी कि उसे वहाँ का माहौल बिल्कुल नहीं पसंद था, बल्कि इस माहौल में रहने से वो बीमार पड़ जाता था। उसे ऐसी जगह पर रहने की आदत जो नहीं थी। इसने अब तक की सारी जिंदगी न्यूयॉर्क जैसे शहर में गुजारी थी, और इसके माँ बाप ने उसे बहुत नाजों से पाला था। कैसे आदत होती उसे इस माहौल की। लेकिन इस बार अपनी मसरूफियात की वजह से वो गाँव नहीं जा सका, और शायद ये इसकी खुशकिस्मती ही थी जो फिर भी इसकी हुरम से मुलाकात हो गई। मोहतसिम अपने काम की वजह से साहिर के साथ यहाँ पर आया था, जिसकी वजह से वो हुरम, अलमीर और अजमीर को भी अपने साथ ले आया था। बाकी बच्चे हवेली में ही मौजूद थे, क्योंकि उन्हें अपने माँ बाप के बगैर रहने की आदत नहीं थी। जब से हूरम आई थी, तब से ही वो सब कुछ भूल गया था। हर काम जिम्मेदारी से करने वाला इर्तिजा अपनी पढ़ाई के मामले में लापरवाह हो गया, जिसकी वजह से आज प्रोफेसर से उसे अच्छी खासी डांट सुनने को मिली थी। उसे गुस्सा आ रहा था, आज तक इसके माँ बाप ने इससे इस तरह बात नहीं की थी, तो फिर कैसे कोई और कैसे कर सकता था। लेकिन अपने गुस्से को इसने काबू ही किए रखा, क्योंकि उसे पता था गलती इसकी अपनी थी। इर्तिजा उसे सब आंखें उठाकर सामने खड़े जैक को देखा, जो हंसते हुए उसे ही देख रहा था। आज प्रोफेसर साहब ने तुम्हारी बहुत तारीफ की। इसका अंदाज जलाने वाला था। ऐसा पहली बार ही तो हुआ था कि इर्तिजा ने कोई लापरवाही दिखाई थी, तो फिर वो क्यों उस मौके का फायदा उठाकर उसे नहीं छेड़ता। क्या मसला है? उसने दांत पीसते हुए कहा। कुछ नहीं, वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि हूरम कौन है। इसकी बात सुनकर गुस्से से अपनी जगह से उठा, और इससे पहले इर्तिजा उसे कोई अच्छा सबक सिखा पाता। इन दोनों के दरमियान जारून आ गया। इर्तिजा छोड़ो, इसे कमीना बकवास कर रहा है। इर्तिजा को पकड़कर वो उससे दूर ले जाने लगा। उसने अपने अल्फाज उर्दू में कहे थे, यकीनन जैक को वो समझ नहीं आए थे। छोड़ो मुझे। उसे झटका देकर वो वापस जैक की तरफ बढ़ा, जब जारून जल्दी से इसके करीब आया। अगर इर्तिजा उसे मारने लग जाता तो उसके लिए एक बड़ा मसला बन जाना था, लेकिन गुस्से में वो बंदा किसी की सुनता कब था। इर्तिजा हूरम आई, उसे अपने करीब आते देखकर जैक वहां से भाग चुका था, लेकिन इर्तिजा इसके पीछे नहीं गया था, क्योंकि जारून के अल्फाज इसके कदम रोक चुके थे। हूरम यहाँ आई है। हाँ, ड्राइवर के साथ तुझे लेने के लिए आई है, इसलिए ये मामला यही खत्म कर और घर जा। वो बाहर इंतजार कर रही। इसके कहने पर गहरा सांस लेकर इसने वहां रखा, अपना बैग उठाया और बाहर की तरफ चला गया, जहां बाहर निकलते ही गुस्सा दिलाने के लिए एक और मंजर इसका मुंतजर था। तुम कितनी प्यारी हो, लेकिन ये तो तुमने बताया नहीं, इर्तिजा तुम्हारा क्या लगता है? हसाम इसके सामने बैठा मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। वो मेरे चाचू हैं। इसने अपने डिम्पल्स की भरपूर नुमाइश करते हुए उसे बताया, जिस पर हंसते हुए हसाम ने इसका गाल खींचा, और इससे ज्यादा इर्तिजा की बर्दाश्त की हद नहीं थी। और इसकी आवाज़ सुनकर हूरम इसकी तरफ देखने लगी। वो बेहद प्यारी थी। खूबसूरती में तो वो अपनी मामा माँ से भी दो हाथ आगे थी। वो हद से ज्यादा क्यूट, और इसके फूले फूले गाल इसकी क्यूटनेस में मजीद इजाफा करते थे। इस वक्त भी रेड कलर की फ्रॉक पहने वो कोई चलती फिरती गुड़िया लग रही थी। यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको लेने आई हूँ इर्तिजा। इसने उसे ऐसे बताया जैसे गाड़ी तो खुद ही ड्राइव करके आई थी। गाड़ी में बैठो। इसका सख्त लहजा देखकर वो बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गई, और इसके जाते ही वो घूम कर हस्सान को देखने लगा। बहुत क्यूट है ये, वैसे इसने बताया नहीं तुम इसके चाचू हो? बड़बड़ाती रहती हो, इसकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और अपने हाथ इससे दूर रखो। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें कभी उसे छूते हुए देखा तो तुम्हारा हाथ तोड़ने में देर नहीं लगाऊंगा। अपनी बात कहकर वो वहां से चला गया, जबकि हसाम ये समझने की कोशिश करने लगा कि इसने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से इर्तिजा को इतना गुस्सा आ गया। यहाँ क्या कर रही हो तुम? गाड़ी में बैठते ही इसने अपने बराबर बैठी हूरम को गुस्से से घूरते हुए कहा। मैं आपको लेने आई थी इर्तिजा। मैंने कहा था तुमसे, और अगर तुम यहाँ पर आई भी थी तो गाड़ी में ही बैठी रहती। बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? इसके कहने पे हुरम ने मुंह बस तोड़ कर उसे देखा। इतनी जिद करके तो उसने हिफ्सा से यहाँ पर आने की इजाजत ली थी, और अब ये बंदा उसे डांट रहा था। आप मुझे डांट रहे हैं? हाँ, मैं तुम्हें डांट रहा हूँ। इसका हाथ पकड़कर इर्तिजा ने उसे अपने करीब किया, और इसका गाल रगड़ने लगा, जैसे इस पर से हसाम का लम्स मिटाना चाह रहा, जबकि इसकी इस हरकत के बायस हुरम का सुर्ख गाल मजीद सुर्ख हो चुका था। इर्तिजा, मुझे दर्द हो रहा है। इसने इसका छोटा सा नाजुक हाथ इर्तिजा के मजबूत हाथ पर रखा, जबकि इसका लहजा भीगा हुआ था, और इसका भीगा लहजा देख कर ही तो उसका गुस्सा उतरा था।
और अगर कोई तुम्हें हाथ लगाएगा तो तुम उसे ऐसा नहीं करने दोगी, तुम उसे ऐसा करने दोगी? तो क्या मैं उसे मना कर दूं? उसने सवाली नजरों से इर्तिजा को देखा। हाँ, आप भी तो मुझे हाथ लगाते हैं। और मेरी बात अलग है, मैं तुम्हारा अपना हूँ, मैं तुम्हें हाथ लगा सकता हूँ, लेकिन कोई और इस तरह की हरकत करे तो तुम उसे मना करोगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उस शख्स का हाथ मैं बाद में तोड़ दूंगा। पहले तो तुम्हारी ये गाल नोच कर फेंक दूंगा जिन्हें हर कोई खींचता रहता है। इसके कहने पर हूरम ने सहम कर उसे देखा और अपने दोनों गालों पर हाथ रख लिए, जबकि ऐसा करने पर इर्तिजा को भी अपने लहजे की सख्ती का अंदाजा हो गया था। इसने गहरा सांस लेकर अपना गुस्सा कम करने की कोशिश करने लगा। कराते ही वो सीधा अपने कमरे में गया और फ्रेश होकर स्टडी रूम में चला गया। उसे अपना असाइनमेंट बनाना था और वो नहीं चाहता था कि लापरवाही दिखाने से जो डांट उसे आज सुनने को मिली वो फिर से मिले। उसे काम करते हुए कुछ ही देर गुजरी थी जब दरवाजा बजने लगा। वो लॉक था, वरना बाहर खड़ा शख्स दरवाजे पर जाने के बजाय अंदर आ चुका होता, क्योंकि ये इसका कमरा नहीं था जहां आने के लिए कोई इससे इजाजत लेता। अपनी जगह से खड़े होकर इसने दरवाजा खोला, जहां नजरें झुकाने पर उसे वहां खड़ी हूरम दिखाई दी। हाथ में टेडी बियर पकड़े वो सर उठाए इर्तिजा को देख रही थी। और क्या हुआ है, मेरे साथ खेले। इसने थोड़ा पीछे होते ही वो भागकर अंदर आ गई और उसके अंदर आते ही इर्तिजा ने फिर से दरवाजा लॉक कर दिया, क्योंकि इस वक्त उसे बस पढ़ना था। मैं काम कर रहा हूँ और हम बाद में खेलेंगे, लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गई। यहाँ पर ही बैठ जाओ, तुम्हें देखकर मैं अपना काम ज्यादा अच्छे से कर सकूंगा। धीमी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए इसने हूरम की तरफ देखा। आज सारा दिन मैं वो पहली बार मुस्कुराया था। नहीं, पहले मेरे साथ खेले। और अगर तुम मुझे तंग करोगी तो मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दूंगा। इसका लहजा फिर से सख्त हुआ और जाकर वो अपनी पहले वाली जगह पर बैठ गया। जब छोटे छोटे कदम उठाती वो उसके करीब आई और अपना हाथ इसके घुटने पर रख दिया। प्लीज इर्तिजा, चाचू खेल लेना। इसके कहने पर इर्तिजा ने सबसे अपनी मुट्ठियां भींच ली। यकीनन वो हवेली के किसी अफराद से बात करके आई थी, तभी उसे चाचू कह रही थी। जब इसने बोलना शुरू किया था तब सबने उसे यही सिखाया था कि इर्तिजा का चाचू है, इसलिए शुरू शुरू में वो उसे चाचू ही कहती थी। लेकिन इर्तिजा के मना करने और टोकने की वजह से इसकी आदत छूट गई थी। लेकिन जब भी वो हवेली में रहती या फिर यहाँ पर ही हवेली के किसी अफराद से बात करती तो वो सब उसे यही कहते थे कि इर्तिजा को चाचू बुलाया करे, क्योंकि बड़ों का नाम लेना अच्छी बात नहीं होती। और इर्तिजा तो इससे उम्र में था भी काफी बड़ा। किससे बात करके आई हो? गहरा सांस लेकर इसने टेबल पर रखा पेन दूर उछाला। दादा दादी साईं से। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे चाचू मत बुलाया कर, मुझे सिर्फ इर्तिजा बुलाया करो। ठीक है, फिर अब हम खेलें। हम बाद में खेलेंगे। और अगर आप मेरे साथ नहीं खेलेंगे तो मैं आपको चाचू बुलाऊंगी। और इसके लहजे में सख्ती उतर आई, जिसे वो समझने से अनजान थी। इर्तिजा चाचू, और एक लफ्ज मजीद मत कहना। इर्तिजा चाचू, इर्तिजा चाचू, इर्तिजा चाचू। इसके कहने पर गुस्से में इर्तिजा का मजबूत हाथ उठा, जिसकी वजह से वो नाजुक वजूद फासले पर जा गिरा। इसके हाथ में मौजूद टैडी बियर भी दूर जा गिरा था, जबकि इर्तिजा हैरत और सदमे से अपने हाथ को देख रहा था। इतनी बड़ी गलती इसने कैसे कर दी? और देखो, मेरी बात सुनो। इसके करीब जाकर इर्तिजा ने उसे उठाया, जो रोते हुए इसके हाथ से अपना बाजू छुड़ा रही थी। इसके चेहरे पर छपे उंगलियों के निशान देखकर इर्तिजा का दिल चाहा अपना हाथ काट ले। छोड़ो मुझे। इसके रोने पर इर्तिजा ने इसका हाथ छोड़ दिया, जो उसके छूटते ही दरवाजा खोलने लगे। लेकिन लॉक काफी ऊपर था और वहां तक इसका हाथ नहीं जाता था। और मेरी बात सुनो। इसके करीब जाकर वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन वो रोते हुए अपना हाथ ऊपर की तरफ बढ़ाए जा रही थी, जैसे ऐसा करने से तो उसका हाथ लंबा हो जाएगा और लॉक खुल जाएगा। दरवाजा खोले, और खोले। इसके रोने में मजीद शिद्दत आई, जिसे देखकर इर्तिजा ने दरवाजा खोल दिया और इसके ऐसा करते ही वो भागकर बाहर चले गए। ये बात अब इसने सारे घर में बतानी थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। इसके लिए तो बस यही बात अहम थी कि हुरम इससे नाराज हो गए और इसने हुरम पर हाथ उठाया। वो आजकल इस पे कुछ ज्यादा ही सख्ती करने लग गया था। अनजाने में वो उसे कितनी तकलीफ देने लग गया था, जिसके बाद वो खुद भी अजियत में ही रहता था। वो खुद भी नहीं जानता था कि हुरम के मामले में उसे क्या हो जाता था। हुरम के मामले में वो कितना जुनूनी था, इसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। गुस्से से इसने साइड टेबल पर पड़ा वास उठाकर जोर से जमीन पर फेंका। तेज आवाज के साथ वो कीमती वास टुकड़ों में बट गया। अपने बालों में हाथ फेरकर इसने गहरा सांस लिया। हुरम नाराज थी और जब तक वो नाराज रहती तब तक इर्तिजा ने कोई काम ठीक से नहीं कर पाना था। सारा सामान उठाकर इसने एक तरफ रखा और गहरा सांस लेकर वहीं पर बैठ गया। मैं कैसे इस पर हाथ उठा सकता हूँ? वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहने लगा, जब इसके कानों में हिफ्जा की आवाज पड़ी। इर्तिजा नजरें उठाकर इसके सामने खड़ी हिफ्जा को देखा, जो खफकी से उसे देख रही थी। हुरम पर हाथ उठाया है तुमने? हाँ, किस लिए इर्तिजा? पता है तुम्हें कितना रो रही थी। अभी इसने ये बात सिर्फ मुझे बताई है। तुम खुद सोचो, अगर हवेली के किसी फर्द को ये बात पता चल गई तो मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो आप उसे भी समझाएं, जब मैं उसे एक बात से मना कर चुका हूं तो फिर क्यों वही काम बार बार करती है? इसका लहजा तेज हुआ। क्या कर दिया इसने?
हिफ्जा के कहने पर इसने जब से आंखें बंद कर ली। वो मुझे चाचू क्यों बुलाती है? जो रिश्ता है वही बुलाएगी ना। मेरा इससे ऐसा कोई रिश्ता नहीं है मॉम, बेहतर है आप उसे समझा दें, वरना इसकी इस ये हरकत पर मैं दोबारा इस पर हाथ उठाने से गुरेज नहीं करूंगा। अपनी जगह से उठकर वो तेज तेज कदम उठाता कमरे से चला गया, जिस पर हिफ्जा बस गहरा सांस लेकर रह गई। इर्तिजा जिद्दी था और उसे जिद्दी बनाने वाले इसके माँ बाप ही थे, लेकिन आज तक इसने ऐसा रवैया कभी नहीं अपनाया था जैसा वो हुरम को देखकर अपनाता था। हिफ्जा इसके रवैये को समझ ही नहीं पाती और जो चीज़ समझ में आती उसे वो समझना नहीं चाहती थी। इर्तिजा और हुरम का रिश्ता अलग था। इर्तिजा हुरम के बारे में कुछ ऐसा सोच भी नहीं सकता था जो वो सोचती थी। उसे ये सब चीज़ें अपना वहम लगती थी, लेकिन इर्तिजा हर बार कुछ ऐसा कर देता कि वो फिर इस मामले के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती। कमरे में दाखिल होती इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। इसकी बेडशीट खराब हुई हो रही थी, जबकि स्टडी टेबल पर रखा सामान भी बेतरतीब था। ये काम हुरम ही कर सकती थी। जब भी इर्तिजा इस पर गुस्सा करता या उसे डांटता था तो वो अपने छोटे छोटे हाथों से जितना हो सकता था इसके कमरे का हुलिया बिगाड़ देती थी, क्योंकि इर्तिजा को फैली चीजों से सख्त चिढ़ थी। लेकिन हुरम एक वाहिद हस्ती थी जिसकी इस हरकत पर उसे आज तक गुस्सा नहीं किया था। उसे ढूंढते ढूंढते वो बाहर लॉन में आ गया, जहां पर बैठी वो अपने टैडी बेयर के साथ खेल रही थी, जबकि करीब ही मजीद खिलौने बिखरे पड़े। होर, इसकी आवाज सुनकर हुरम ने आंखें छोटी करके उसे देखा और भागकर अंदर जाने लगी, क्योंकि इर्तिजा से इसका बात करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन इसके अंदर जाने से पहले इर्तिजा का हाथ पकड़कर उसे अपनी करीब खींच चुका था। सॉरी, नाराज हो ना तुम मुझसे? इसके बाद का हुरम ने कोई जवाब नहीं दिया था, जिस पर वो खुद ही मजीद बात करने लगा। होना भी चाहिए, मैंने गलती की है, तुम भी मुझे थप्पड़ मार सकती हो। ये और बात है कि तुम्हारे छोटे छोटे हाथों के थप्पड़ खाकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके छोटे गुलाबी हाथों को देखकर बेसाख्ता हंसा, जिस पर हुरम मजीद नाराजगी से इसकी तरफ देखने लगी। छोड़े मेरा हाथ, मैं तुम्हारे लिए कुछ चीजें लाया था, लेकिन तुम तो नाराज हो। इसने अपने हाथ में पकड़ा बैग सामने रखा और इसमें से एक गुड़िया निकाली। ये डॉल मैं आयशा को दे दूंगा, क्योंकि तुम तो नाराज हो। इसने गुड़िया इसके सामने की, जिस पर हुरम गौर से इस गुड़िया को देखने लगी। जब इर्तिजा ने बैग से मजीद चीजें निकाल कर इसके सामने रखी। ये चीजें अलमीर और अजमीर को दे दूंगा, क्योंकि तुम तो नाराज हो ना मुझसे। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। इसने ललचाई नजरों से चीजों की तरफ देखा और इन सब को बैग में भरकर गुड़िया समेत अपने करीब कर लिया। सच में? हाँ। इसके कहने पर इर्तिजा ने मुस्कुराते हुए बैग में हाथ में बैग पकड़ा और डॉल उसे थमा कर उसे अपनी गोद में उठाए अंदर की तरफ ले गया। हिफ्जा दादो, इर्तिजा की स्पेलिंग क्या होती है? हुरम की आवाज़ सुनकर हिफ्जा ने किताब से नजरें हटाकर इसकी तरफ देखा, जो हाथ में गुलाबी रंग का कार्ड पकड़े खड़ी थी। तुम क्या करोगी जानकर? इर्तिजा ने बताया, अगर इनकी बर्थडे है तो मैं इनके लिए कार्ड बना रही, लेकिन मुझे इर्तिजा की स्पेलिंग ठीक से नहीं आती। अच्छा लाओ, मैं लिख देती हूँ। हिफ्जा ने इसकी जानिब हाथ बढ़ाया, जिस पर वो अपना सर नफी में हिलाने लगी। नहीं, मैंने हैप्पी बर्थडे लिख दिया है, अगर आप लिखेंगी तो राइटिंग चेंज हो जाएगी। इसके कहने पर हिफ्जा ने मुस्कुराते हुए उसे अपने करीब बिठाया और उसे इर्तिजा के नाम की स्पेलिंग बताने लगी। नाम लिखवाकर वो कार्ड कमरे में लेकर और वहां रखा अपना छोटा सा लाल रंग का बैग उठा लिया, जिसमें इसके कलर्स, स्टिकर्स और इस तरह की कई चीजें मौजूद थी। आयरन इसका पूरा बैग तैयार करके भेजा था। अपने बैग में से दिल और बारबी वाले स्टिकर्स निकालकर वो कार्ड पर लगाने लगी, लेकिन फिर रुक गए। इर्तिजा तो लड़का था, फिर उसे बारबी वाले स्टिकर्स क्यों अच्छे लगते? इसके लिए तो लड़कों वाले स्टिकर्स लगाने चाहिए। अपनी जगह से उठकर वो जल्दी से बाहर भागी, जहां थोड़ा ढूंढने के बाद अलमीर और अजमीर से ड्राइंग रूम में कलर करते मिल गए। अलमीर, तुम्हारे बेंटन वाले स्टिकर्स चाहिए, क्यों तुम्हें भी वो अच्छे लगने लगे? नहीं, मैं इर्तिजा के लिए ले रही हूँ। इर्तिजा को वो अच्छे नहीं लगेंगे हुरम। हुरम के मुंह से इर्तिजा सुन सुनकर वो दोनों भी उसे नाम से ही मुखातिब करते थे। तुम दे रहे हो या नहीं? इसके कहने पर अलमीर ने अपने बॉक्स में से स्टिकर्स निकाल कर उसे दे दिए, जिसे पकड़कर वो खुशी से वापस कमरे की तरफ भागी और उसे गार्ड पर चिपका दिया। अलमीर और अजमीर हिफ्जा के बराबर वाले कमरे में सोते थे, ताकि अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो आराम से उसे बुला सके, जबकि हुरम हिफ्जा के पास ही सोते थे। इस वक्त भी वो नींद से बेदार हुई थी, लेकिन रोज की तरह हिफ्जा उसके बराबर नहीं थी। इसने नींद से भरी आंखें खोलकर अपने आप को देखा। इस वक्त इसने व्हाइट कलर का नाइट सूट पहना हुआ था, जिस पर प्रिंसेस बनी हुई थी, जबकि बाल ठीनी पोनी में कैद थे। होशो हवास बहाल होती इसने जल्दी से साइड टेबल की तरफ देखा, जहां कल इसने इर्तिजा के लिए बनाया हुआ कार्ड रखा था। वो अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। कंबल अपने ऊपर से हटाकर इसने कार्ड पकड़ा और उठकर कमरे से बाहर चली गई। उसे इर्तिजा को बर्थडे विश जो करना था। वाओ, क्या ये मेरी है? इसने हैरत से अपने सामने खड़ी चमचमाती ब्लैक टेस्ला को देखते हुए कहा। हाँ, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। एहसान की बात सुनते हुए वो खुशी से इसके गले लग गया, जबकि दूर खड़ी हुरम अपने हाथ में पकड़ा कार्ड ली वो बनाते हुए वापस चले गए। इर्तिजा को इतना बड़ा तोहफा मिल गया, अब भला उसे हुरम के कार्ड की क्या जरूरत थी? वो वापस कमरे की तरफ जाने लगी, जब उसे पीछे से इर्तिजा की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर इसने मुड़कर देखा,
जहाँ खड़ा इर्तिजा उसे ही देख रहा था और वहां उसे खड़ा देखकर इसने अपना हाथ जल्दी से पीछे कर लिया। तुमने मुझे बर्थडे विश नहीं किया। इर्तिजा ने इसके सामने बैठकर कहा, जिस पर इसने अपनी नजरें झुका ली। क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं, दिखाओ। इसका हाथ खुद ही के सामने करके इर्तिजा ने इसके हाथ में एक पकड़ा काट ले लिया और उसे देखते ही लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। कि तुमने मेरे लिए बनाया, आपको अच्छा लगा? हाँ, पर तुम बताओ, ये क्या वाकई मेरे लिए है? इसके कहने पे हुरम ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तो फिर मुझे दिया क्यों नहीं? आपको इतनी बड़ी गाड़ी मिल गई तो मुझे लगा आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। अपने हाथों को खोल कर उसे बताने लगी कि उसे कितनी बड़ी गाड़ी मिल गई है। हाँ, मुझे गाड़ी मिल गई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारा तोहफा मुझे पसंद नहीं आएगा। ये तो बेस्ट गिफ्ट है, मुझे बहुत पसंद आया। गाड़ी से भी ज्यादा? हाँ बिल्कुल, गाड़ी से भी ज्यादा। इसके कहने पर वो खुशी से खिलखिलाई। इर्तिजा को उसका बनाया कार्ड बहुत पसंद आ गया था। वो हूरम शाह का तोहफा था और इर्तिजा फंदी को वो कैसे पसंद नहीं आता। 22 साल बाद हैरत भी यकीनी से वो सड़क पर पड़े इसके खून में लथपथ वजूद को देख रहा था। उसे क्या करना चाहिए था कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे जहन बंद हो चुका हो। आवाज बहाल होते ही वो भागते हुए इसके करीब आया और इसका सर अपनी गोद में रखकर उसे होश दिलाने लगा। आइजल उठो। इसका गाल थपथपाकर वो उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सब कुछ बेसुध था। इसका दिल घबरा रहा था। पहली बार इसने इस तरह के हालात का सामना किया था। उसे क्या करना चाहिए था उसे नहीं पता था। जहन पर इस वक्त बस एक ही चीज सवार थी कि आजल शाह इस हालत में उसकी वजह से थी। शाह हवेली में हर तरफ शोर मचा हुआ था, जबकि पूरे घर को हर तरफ से सजाया जा रहा था, क्योंकि आज जन्नत आलम शाह की 19वें साल की थी। और इस शोर शराबे में मजीद शोर जन्नत की चीख ने किया, होरम रुको। गाड़ी से उतरते ही वो भागते हुए उसके पीछे गई, जो उससे पहले ही गाड़ी से उतरकर अंदर भाग चुकी थी, क्योंकि जानती थी सफर में जन्नत ने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया था, लेकिन घर पहुंचने के बाद इसकी खैर नहीं थी। और रास्ते में भी जन्नत ने अपना गुस्सा किस तरह जब्त किया था ये सिर्फ वही जानती थी। फूफो जान, इसमें गुस्से वाली क्या बात है? इसने भागते हुए चिल्लाकर कहा, ताकि जन्नत को उसकी बात ठीक से समझ आ जाए। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। भागते हुए वो अंदर दाखिल हुई, जहां जरियाम खड़ा हुआ था। उसे देखते ही हुरम इसके पीछे जा खड़ी हुई थी। अब वो सुकून भरी सांस लिया, क्योंकि जरियाम के होते हुए तो जन्नत इसका कुछ नहीं कर सकती थी। बाबा सही बचा ले, फूफो जान तो मुझे मारने पर तुली हुई है। सब उसे जन्नत ही बुलाते थे, बस एक हुरम थी जो उसे छेड़ने की खातिर फूफो जान बुलाती थी। आराम से, क्या हो गया है? इसने जन्नत के गुस्से से लाल होते चेहरे को देखा, जो घूरते हुए उसके पीछे खड़ी पूरम को देख रही थी। लाला, इसने मेरी सारी दोस्तों से ये बात बता दी कि मैं इसके फुप्पो हूँ। तो इसमें क्या गलत है जन्नत? वो सब मुझे तंग कर रही है, मेरा मजाक बना रही है कि फुप्पो से बड़ी तो भतीजी है। ऊपर से हर जगह पर मेरा नाम जन्नत फुप्पो के नाम से मशहूर हो चुका है। इसके कहने पर जरियाम ने मुस्कुराहट दबाकर अपने पीछे खड़ी हुरम को देखा। आप भी हंस ले, मुझे बात ही नहीं करनी है, वो खफकी से कहती हुई जाने लगी, जब जरियाम ने इसका हाथ पकड़ लिया। जन्नत, नाराज मत हो। हाँ जन्नत, इसमें नाराज होने की क्या बात है? शुक्र करो उसने तुम्हें कोई और रिश्ता दे दिया, वरना हम सब जानते हैं आलम दादा को तुम कचरे के ढेर पर मिले थे। वहां बैठे अलमीर की बात सुनकर वो आंखें छोटी करके उसे घूरने लगी। हाँ बिल्कुल सही, और इसी कचरे के ढेर पर तुम और तुम्हारा भाई कचरा चुन रहे थे, इसलिए बाबा सही तुम दोनों को भी साथ ले आए। इसके कहने पर सैंडविच खाते अजमीर ने मुंह बिगाड़ा। मैंने थोड़ी कुछ कहा है जन्नत, जो तुम मुझे भी इसके साथ घसीट रही हो। घसीटना पड़ता है, तुम्हारा ट्विनी है, ट्विनी जो है। इसके कहने पर अजमीर ने मुंह बनाकर पूरा सैंडविच एक साथ ही मुंह में रख लिया। अलमीर की वजह से उसे हमेशा कुछ न कुछ सुनना पड़ता था। घर में दाखिल होते इसने अपना कोट उतार कर टाई ढीली की और तेज तेज कदम उठाता अपने कमरे की तरफ चला गया। आज जो चीज गैर मामूली थी वो थी हुरम की मौजूदगी, क्योंकि जब से हुरम यहाँ आई थी, घर में दाखिल होते उसे सबसे पहले हुरम का चेहरा देखने को मिलता था। लेकिन आज वो यहाँ नहीं थी और ये बात इर्तिजा को बेचैन कर रही थी। अपना कोट और सामान इसने कमरे में रखा और हुरम के कमरे की तरफ चला गया। वहां से इसका सामान गायब था, जिसका एक ही मतलब था कि वो पाकिस्तान जा चुकी थी। माथे पर बल डाले वो तेज तेज कदम उठाता हिफ्जा के कमरे की तरफ गया। तुम कब आए इर्तिजा? उसे देखते ही हिफ्जा के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। और कहाँ है मॉम? वो पाकिस्तान चली गई, बताया तो था तुम्हें। एहसान ने इसकी फ्लाइट पहले ही बुक करवा दी थी। अपने काम की वजह से वो ज्यादा पाकिस्तान नहीं जा पाता, लेकिन हर छुट्टियों में सब बच्चे यहाँ पर जरूर आते थे। और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि हुरम इससे मुलाकात किए बिना चली गई थी। मुझे बताया भी नहीं, वो मुझसे मिले बिना कैसे जा सकती है? कॉल की थी तुम्हें, तुमने शायद देखी नहीं। हिफ्जा की बात सुनकर गुस्से से बड़बड़ाते हुए वो उसके कमरे से निकल कर चला गया। हुरम यहाँ नहीं थी, इसलिए इसका सारा मूड खराब हो चुका था। इसने वार्डरोब से ब्लैक कलर की कमीज शलवार निकालकर जेब तन की और बालों का ढीला सा जूड़ा बना लिया, जिसमें अब हल्के हल्के सफेद बाल भी नुमाया हो रहे थे। लेकिन आलम शाह के लिए तो अभी भी वो जवान और खूबसूरत थे। इसकी कही ये बात सोचते ही आयरा के लबों पर मुस्कुराहट फैली, जब आलम ने उसे पीछे से अपने हसार में ले लिया। अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो जाने आलम? आलम हटे, पहले ही देर हो रही है।
اس نے شیشے میں نظر آتے عالم کو گھور کر دیکھا، جس نے خود بھی بلیک کلر کا قمیص شلوار پہنا ہوا تھا، جبکہ بالوں میں سفیدی جھلک رہی تھی۔ کوئی دیر نہیں ہو رہی، ہم نے کون سا دوسرے شہر جانا ہے؟ 2 قدم اٹھا کر نیچے ہی تو جانا ہے۔ عالم شاہ اپنی حرکتیں سدھار لے، زیادہ نہیں تو اپنی عمر کا ہی لحاظ کر لے۔ کیا لحاظ کروں جان عالم، ابھی تو میں جوان ہوں۔ عالم کی بات سن کر وہ بے ساختہ ہنسی، جب کمرے کا دروازہ پچنے لگا۔ آ جاؤ۔ عالم کے پاس پر جنت نے دروازہ کھول کر اپنا چہرہ اندر کیا، اور اسے دیکھتے ہی دلکش مسکراہٹ عالم کے لبوں پر بکھر گئی۔ وہ عالم شاہ کی جان تھی، جسے وہ ذریعام اور آہان سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ اسے بیٹی کی خواہش تھی جو جنت نے پوری کر دی تھی، اور دوسرا دکھنے میں بالکل آئرہ کی طرح تھی، آنکھیں، بال، ہونٹ، سب کچھ اس نے آئرہ سے ہی لیا تھا۔ آ جاؤ میری جان، نیچے چلے نا، آپ دونوں سب انتظار کر رہے۔ ہاں بالکل چلو، میں تو کب سے کہہ رہا ہوں، تمہاری ماں ہی دیر کروا رہی ہے۔ اس کے کہنے پر آئرہ نے گھور کر اسے دیکھا، اور اس کی گھوری کو اگنور کر کے وہ جنت کے ساتھ نیچے چلا گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد تیار ہو کر فریش سا باہر نکلا۔ اور اب جس ہستی کو دیکھنے کے لیے اسے بتابی تھی، وہ تھی آئزل شاہ، جو پورے گھر میں دیکھنے کے بعد بھی اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ حیات، آئزل کہاں ہے؟ سب لوگ یہی موجود تھے سوائے آئزل کے، اور ایسے میں اس کی غیر موجودگی شاہ کو پریشان کر رہی تھی۔ وہ اسکول سے واپس نہیں آئی۔ کیا مطلب؟ وہ ابھی تک نہیں آئی؟ ڈرائیور گیا تو تھا اسے لینے کے لیے۔ شاہ میر اس نے کہا تھا وہ نور کے ساتھ آئے گی، ہو سکتا ہے اسی لیے دیر ہو گئی ہو۔ لیکن نور اور اسیرم بھائی تو صبح ہی جا چکے ہیں، آج ان کی فلائٹ تھی نا، تو پھر آئزل وہاں کیا کر رہی ہے؟ اسے تو آ جانا چاہیے تھا۔ اس کے لہجے میں پریشانی در آئی۔ اسود وہی ہے، میں اس سے فون کر کے پوچھتا ہوں، یقیناً آئزل اسی کے ساتھ ہوگی۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا، جب اس کے کال کرنے سے پہلے ہی اسفند یار کی کال آنے لگی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال پر پک کی، اور اس کی بات سنتے ہی شامیر کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ ماموں، آئزل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس نے بھیگے لہجے میں کہا، جبکہ اس کی بات سن کر شاہمیر کا تو جیسے سانس ہی رک چکا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو اسفند، کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ اس نے چلا کر کہا، جسے سن کر آس پاس کھڑے افراد اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں اسے ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل لے کر آیا ہوں، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں، پلیز آپ آ جائیں۔ اس سے ہاسپٹل کا نام پوچھتے ہی شامیر نے فون رکھا، اور اسے اپنے ساتھ کھڑی حیات کو دیکھا، جو فکر مندی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے آئزل، کہاں ہے؟ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اسے جواب دے کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر کی جانب چلا گیا، جبکہ اس کی بات سن کر باقی افراد بھی جلدی سے باہر کی طرف بھاگے۔ ہاسپٹل میں داخل ہوتی اسفند باہر ہی مل گیا، جو رو رہا تھا۔ ایسا واقعہ اس کے ساتھ پہلی بار پیش آیا، اسے گھبرانا تو بنتا تھا۔ شکر تھا کہ ڈرائیور یہاں پر موجود تھا، اس لیے سب کچھ اس نے ہی مینج کیا تھا۔ ڈرائیور سے پوچھ کر وہ اس کی طرف ہی چلا گیا، جہاں آئزل اس وقت موجود تھی۔ اسفند یار کی حالت دیکھ کر اسے دکھ ہو رہا تھا، لیکن اس وقت اسفند یار سے زیادہ اہم اس کے لیے اپنی بیٹی تھی۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے شاہمیر کے پشت کو دیکھا، جب اسے اپنے کندھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، اور وہاں کھڑے ذریعام کو دیکھ کر روتے ہوئے اس کے گلے لگ گیا۔ اسفند چپ ہو جاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، آئزل بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کی کمر تھپ تھپاتے ہوئے اس نے تسلی دی۔ اگر نور اور سیرم یہاں ہوتے تو وہ اتنا گھبرایا ہوا نہیں ہوتا، لیکن یہ سب کچھ اس نے اکیلے سہا تھا، اس لیے وہ آپ کچھ زیادہ ہی گھبرا رہا تھا۔ اسے لے کر باقی سب بھی اسی طرف چلے گئے جہاں شاہمیر گیا تھا۔ شاہمیر، کیا ہو گیا؟ فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا اسے۔ اسیم نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی، جس پر اس نے بھیگی آنکھوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ بابا سائیں، میری آئزل تو بہت معصوم ہے، اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا ہے؟ بالکل ہماری آئزل معصوم ہے، اس نے کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، تو اس کے ساتھ بھی کچھ برا نہیں ہوگا، دیکھنا تم، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر شاہمیر نے لب بھینچ کر اپنا سر ہلا۔ جب ڈاکٹر روم سے باہر نکلے، انہیں دیکھتے ہی سب بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھے۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ مسٹر شاہ، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ 24 گھنٹے ان کے لیے بہت اہم ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کوما میں بھی جا سکتی ہیں، ان کی میموری بھی لاس ہو سکتی ہے، یا پھر ہو سکتا ہے وہ اسی حالت میں مر۔ خبردار، جو ایک لفظ بھی کہا، کچھ نہیں ہوا میری بیٹی کو، ٹھیک کرو اسے۔ اس نے چلاتے ہوئے ڈاکٹر کا کوٹ پکڑ کر اسے جھنجھوڑا، جس پر ساحر نے جلدی سے اسے کھینچ کر پیچھے کیا اور ڈاکٹر سے معذرت کی۔ شاہمیر کی کیفیت سمجھ کر ڈاکٹر نے اپنا سر ہلایا اور وہاں سے چلے گئے، جس پر وہ بے بسی سے ساحر کی طرف دیکھنے لگا۔ میری آئزل۔ شاہمیر، کچھ نہیں ہوا آئزل کو، ٹھیک ہے، وہ بہت جلد اسے ہوش آ جائے گا۔ اسے شاہمیر کو اپنے ساتھ لگایا، جو لب بھینچ کر اپنے آنسو کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حیات کو کال کر کے کہو آئزل ٹھیک ہے، ورنہ اس طرح سے پریشان ہوتی رہے۔ جلدی جلدی میں صرف گھر کے بڑے ہی ہاسپٹل آئے تھے، یقیناً حویلی میں اس وقت سب بے چینی سے بیٹھے کسی کی کال کا انتظار کر رہے ہوں گے، جس میں وہ سب کو آئزل کی خیریت کی خبر دیکھ کال کرو۔ اس کے دوبارہ کہنے پر شاہمیر نے اپنے آنسو صاف کر کے اپنا سر ہلایا اور اپنا موبائل نکالا، جہاں حیات کی 12 مس کال لگی ہوئی تھی۔ جو بات اس نے سنی، یہ بات وہ حیات کو بتانے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا، بہتر تھا اس سے جھوٹ ہی بول دیا جاتا، ویسے بھی اس میں جھوٹ تھا ہی کیا، اسے یقین تھا کہ اس کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا اور وہ بہت جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا، جس کی وجہ سے باہر سے آتی روشنی نے اندھیرے کمرے میں اجالا کیا۔ دروازہ بند کر کے اسیرم نے کمرے کی لائٹ آن کی اور نظر کمرے کے کونے میں بیٹھے اسفند یار پر گئی۔ آئزل کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملتے ہی اسیرم اور نور
अर्जेंट फ्लाइट से वापस आ चुके थे, लेकिन वापस आकर जो चीज़ उसे यहाँ देखने को मिली थी वो था बदला हुआ स्पंदयान। वो सीरम और नूर की इकलौती और लाडली औलाद थी, जिस पर ज्यादा लाड वो असीरम का था। लाडला वो सीरम का था, जबकि इसके बरक्स नूर हमेशा यही कहती थी कि असफंद को इतना लाड प्यार ना दिया जाए कि वो बिगड़ जाए। लेकिन असीरम ने कभी इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। असफंद, इसकी बात आवाज सुनकर असफंदियार ने अपनी नीली आंखें उठाकर उसे देखा। जब आइजल हॉस्पिटल में एडमिट थी तब वो रो रहा था, लेकिन जब से उसे आइजल के कोमा में जाने की खबर मिली थी तब से इसने अपने आप को इस कमरे में बंद कर लिया था, और ये सब चीजें सीरम को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। तुमने अभी तक किसी को बताया नहीं कि इस दिन क्या हुआ था? अब तक किसी ने इस बारे में नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही थी। पर मैं अब ये जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे इस दिन क्या हुआ था। उसे उठाकर असीरम ने बेड पर बिठाया, खुद इसके बराबर बैठ गया। इस दिन आजल घर आई थी ना, बताओ क्या हुआ था इस दिन। तुमने सारे गार्ड्स और सर्वेंट को भी छुट्टी दे दी थी, क्यों? इसके कहने पर असफंद यार ने जोर से आंखें मींच ली। असफंद, बताओ मुझे इस दिन क्या हुआ था। बाबा आजल यहाँ आई थी और मेरे साथ ही थी, फिर इसने कहा कि उसे घर जाना है तो मैंने इससे कहा था कि ड्राइवर बाहर खड़ा है, इसके साथ चली जाओ, और वो बाहर चली गई थी और बस तभी इसका एक्सीडेंट हो गया। इसने नर्सें झुकाकर एक ही सांस में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनते ही सीरम गहरा सांस लेकर रह गया। समझ नहीं आया कि वो सच कह रहा है या फिर झूठ। गार्ड्स को क्यों छुट्टी दी थी तुमने? मुझे नहीं पसंद हर वक्त मेरे सर पर सवार रहते, उलझन होने लग गई है मुझे इनकी वजह से। इसकी बात सुनकर असीरम ने हैरत से उसे देखा। ये बात असफंद यार कह रहा था, जो लोगों को दिखाने के लिए खुद गार्ड्स की एक फौज अपने साथ लेकर फिरता था। असल में तुम पर एतबार करता हूँ और मुझे यकीन है तुमने अभी मुझसे जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सच है। इसके कहने पर असफंदियार ने गहरा सांस लेकर अपना सर हिलाया। इसका दिल चाह रहा था खुद को कुछ कर ले। हाइजल को कोमा में जा चुके थे सिर्फ इसकी वजह से, और इसने अपने माँ बाप से पहली बार झूठ कहा था। एक पल के लिए इसके जहन में ये बात आई थी कि अगर आइजल को होश आ गया तो क्या होगा, और इस सोच ने ही इसके पूरे वजूद को झंझोर डाला था। अगर आइजल होश में आकर घर वालों को सब कुछ बता देती तो क्या होता? वो तो शायद अपने माँ बाप से कभी नजरें भी नहीं मिला पाता। इसकी खामोशी देखकर हसीरम अपनी जगह से उठकर बाहर जाने लगा, जब इसके कानों में असफंदियार की आवाज पड़ी। बाबा, आप चाहते थे ना मैं तालीम के लिए मुल्क से बाहर चला जाऊं। असीरम ने चेहरा मोड़कर इसकी जानिब देखा। इसकी ख्वाहिश थी कि असफंदियार अपनी तालीम अब्रोड जाकर हासिल करे, लेकिन इस बात के लिए वो कभी नहीं माना, क्योंकि यहाँ इसके बाप की वजह से उसे जो मकाम जो इज्जत मिलती थी, उसे लगता था बाहर जाकर शायद वो सब कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए वो हमेशा इस बात को टालता आया था, लेकिन आज वो खुद ही ये बात कह रहा था। हाँ, मैं जाना चाहता हूँ। असलम, के वाकई सब कुछ ठीक है? हाँ, बस मैं इस सब के बाद से डर गया। मुझे यहाँ से जाना है, इस माहौल से जाना है। इसकी बात समझकर हसीना अपना सर हाँ में हिलाया और कमरे से चला गया। इसके जाने के बाद कब से रुके आंसू टूटकर असफंदियार की आंखों से बह निकले। कमरे में आकर इसने अपनी वार्डरोब खोली और असफंदियार का जरूरी सामान निकालने लगा। इसके जाने की तैयारी वो पहले ही कर चुका था, लेकिन असफंदियार के ना कहने पर इसने सब कुछ एक कोने में पटक दिया था। लेकिन अब इसकी जरूरत थी, क्योंकि असफंदियार जाना चाहता था। असीरम, क्या कर रहे हैं? वॉशरूम से निकलते ही इसने हैरत से बेड पर पड़े सामान को देखते हुए कहा। असफंदियार जाने के लिए तैयार हो गया, राजी हो गया। कैसे? और आप उसे जाने का क्यों कह रहे हैं? वो इस वक्त ऐसी हालत में नहीं है कि उसे अकेला कहीं भेजा जाए। असीरम को इस हादसे के बाद से बहुत डर गया। नूर, बिल्कुल, वो इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन इसकी हालत वहां जाकर ठीक होगी। मुझ पर भरोसा रखो, मैं इसके लिए कोई गलत नहीं करूंगा। अपनी बात कहकर वो कमरे से चला गया। इसके जाने के बाद नूर ने दुख से बेड पर पड़े सामान को देखा। वो कैसे अपने बेटे से दूरी बर्दाश्त कर लेती, लेकिन असीरम ये सब कुछ कर रहा था यकीनन असफंदियार की बेहतरी की वजह से ही कर रहा था। गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकते ही वो गाड़ी से उतरा। इस वक्त इसने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लू जीन्स और ब्लू जैकेट पहनी हुई थी, और नीली आंखों में संजीदगी छाई हुई थी। गहरा सांस लेकर वो हॉस्पिटल में दाखिल हुआ और सीधा आइजल के रूम में गया, जहाँ हयात बैठी हुई थी। हॉस्पिटल में ज्यादा लोगों को रुकने की इजाजत नहीं थी, इसलिए इस वक्त भी वहां पर सिर्फ हयात, शाहमीर और माहिर मौजूद थे, जबकि बाकी के अफराद नूर के घर पर मौजूद थे। कैसी है मुमानी? इसने संजीदगी सी आवाज सुनकर हयात ने हौले से अपना सर हिला दिया। मामू कहाँ है? वो माहिर भाई के साथ किसी जरूरी काम से गए थे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। इसकी बात सुनकर असफंद यार ने अपना सर हिलाया। जब मोबाइल पर आती कॉल देखकर हयात अपनी जगह से उठकर बाहर चली गई, और इसके जाते ही असफंदियार की नजरों का मरकज वहां बेड पर लेटी आयसल बन गई, जिसे देखने के लिए वो यहाँ आया था। वो 2 हफ्तों से इसी बेड पर पड़ी हुई थी। भला किसने सोचा था कभी ऐसा भी कोई दिन देखना पड़ेगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ मैंने गलत किया है आयसल, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं जा रहा हूँ, वापस कब आऊंगा नहीं जानता, बस जाने से पहले आखिर बार तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हें देखना चाहता था। इसने आयसल के बालों में हाथ फेरा और इसका हाथ थाम कर नरमी से इसके हाथ की पुश्त पर अपने लब रख दिए। बंद आंखों से 2 आंसू टूटकर आयसल के गाल पर गिरे, जिन्हें इसे खुद ही नरमी से साफ कर दिया और इससे दूर होकर तेज तेज कदम उठाता बाहर चला गया, ताकि आयसल से दूर जा सके, बहुत दूर।
وہ اسے دور جانا چاہتا تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے دور جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ تو اعظم شاہ کی یادیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا، جن سے اس کا پیچھا اب کبھی نہیں چھوٹنا تھا۔ چند سال بعد فجر کا وقت ہوتے ہی معمول کے مطابق گھر کے سارے افراد ایک ایک کر کے اٹھنے لگے۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنے ہاتھ میں چھوٹی سی کینچی لیے اسیم کے کمرے کی طرف گئی، دروازہ کھولتے ہی ٹھنڈی ہوا اس کے وجود سے ٹکرائی۔ اسی کی کولنگ نے پورے کمرے کو اچھا خاصا ٹھنڈا کیا ہوا تھا۔ ہنستے ہوئے اس کے قریب جا کر اسے دیکھنے لگی اور پھر نچلا لب دانتوں میں دبائے اس کی مونچھ کا کونا پکڑ کر اس سے پہلے وہ اسے کاٹ پاتی اسیم اس کی نازک کلائی پر اپنی گرفت میں لے چکا تھا، جس پر اس نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ دادا سائیں کاٹنے تو دیتے، دادا کی جان یہ اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن مجھے مزہ آتا ہے۔ اسے اسیم کی بڑی بڑی مونچھیں کبھی بھی پسند نہیں تھی، مونچھیں تو عالم اور زریام کی بھی تھیں پر وہ اتنی بڑی نہیں تھی۔ پتہ ہے میرا چندا، جب پہلے تم نے یہ حرکت کی تھی تب تمہارے عالم دادے نے میرا کتنا مذاق اڑایا تھا، تم چاہتی وہ پھر سے ایسا کرے؟ اس کے کہنے پر آزل نے جلدی سے اپنا سر نفی میں ہلا، جسے دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یونیورسٹی سے آتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئے اور فریش ہوتے ہی کتابیں کھول کر بیٹھ گئے۔ جب تھوڑی دیر کمرے کا دروازہ بجا اس نے مصروفیت بھرے انداز میں باہر کھڑے شخص کو اندر آنے کی اجازت دی، اور اجازت ملتے ہی باہر کھڑا سالار کمرے میں آ گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جہاں وہ مطمئن سا کھڑا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ دکھنے میں وہ اپنے باپ کی طرح تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ وہ اسیم سے مشابہت رکھتا تھا۔ بکھرے بال، گندمی رنگت اور چہرے کا ہر نقش اس نے اپنے دادا سے چرایا تھا۔ وہ 21 سال کا تھا، لیکن اس کا ورزشی وجود اسے اپنی عمر سے بڑا بتاتا تھا۔ اس کے اوپر اس کے سخت لہجے کی وجہ سے لوگ اس سے کم ہی بات کرتے تھے۔ گھر والوں کے علاوہ سے خود بھی کسی کے ساتھ زیادہ فرینک ہونا پسند نہیں تھا۔ وہ جنت سے 1 سال چھوٹا تھا، لیکن 4-5 سال بڑا لگتا تھا۔ اگر کہا جائے کہ وہ شاہ حویلی کا ضدی بندہ تھا تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ اپنی ضد پر آتا تھا تو کسی کی نہیں سنتا تھا۔ کیا ہو رہا ہے جنت؟ کچھ نہیں، پڑھائی ہو رہی، تمہیں کیا چاہیے؟ ہر وقت پڑھتی رہتی ہے، کبھی تو ان کتابوں کی جان چھوڑ دیا کرے، اس نے جنت کے پاس بکھری کتابوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی پہلی محبت اس کے گھر والے تھے، اور گھر والوں کے علاوہ جنت شاہ کی دوسری محبت اس کی پڑھائی تھی۔ اسے پڑھائی کا بے حد شوق تھا، اور اس کا MBBS کا تھرڈ ایئر چل رہا تھا۔ جب سے اس کا ایڈمیشن ہوا تھا تب سے تو اس کی زندگی جیسے کتابوں سے شروع ہو کر کتابوں پر ختم ہو چکی تھی۔ سلار، تم جانتے ہو نا، جب پڑھائی کرتے وقت کوئی مجھے تنگ کرے تو مجھے کتنا برا لگتا ہے، اس لیے میرا اور اپنا وقت ضائع مت کرو اور جا کر کوئی کام کرو۔ میرے ساتھ باہر چلے، ہم باہر جائیں گے، تھوڑی شاپنگ کریں گے، پھر گھوم پھر کر ڈنر کر کے واپس آ جائیں گے۔ سلار، مجھے پڑھنا ہے۔ اس کے کہنے پر گہرا سانس لے کر وہ کمرے سے چلا گیا، جب نظر باہر بیٹھی نور پر گئی جو اسے دیکھتے ہی مسکرا اٹھی۔ پڑھائی کی وجہ سے حویلی کے سارے بچے مختلف جگہوں پر رہتے تھے۔ سلار اور جنت لاہور نور کے پاس ازمیر، منت اور میرال اپنی پڑھائی مکمل کر چکے تھے، اس لیے وہ حویلی میں ہی پائے جاتے تھے، جبکہ المیر ترکی میں رہتا تھا، جہاں اس وقت وہ ساحر کے ساتھ ایک نئے پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ آفس کے کاموں میں اسے ہمیشہ سے دلچسپی تھی، اس لیے کم عمری میں ہی اس نے آفس جانا شروع کر دیا تھا، اور اب اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ آفس کا کام بھی بڑے آرام سے سر انجام دے رہا تھا۔ اس کا BBA کا لاسٹ ایئر چل رہا تھا۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ ازمیر بھی اس کے ساتھ ہی پڑھتا، لیکن اسے پڑھائی سے کوئی اتنی خاص دلچسپی نہیں تھی، اس نے اسے لاہور کی یونیورسٹی سے ہی BA کر لیا تھا۔ اسفند یار آسٹریلیا میں رہتا تھا، اور اس سب کے علاوہ حورم رہتی تھی نیو یارک میں۔ کچھ زریام کی خواہش تھی تو کچھ اینا کا اصرار، جسے دیکھ کر زریام نے اسے وہاں پر بھیج دیا، اور اسے اپنے اس فیصلے پر وہ ہمیشہ مطمئن رہتا تھا، کیونکہ وہاں پر اینا تھی جو اپنی فیملی کے ساتھ حفظ اور احسان کے ساتھ ہی شفٹ ہو چکی تھی، اور اس کے وہاں موجودگی زریام کی ہر فکر بھلا دیتی تھی۔ معتصم کا ارادہ تھا کہ سارے بچے ایک ہی جگہ پر رہتے، لیکن ہر کسی کی اپنی مرضی تھی، جسے دیکھ کر اس نے کوئی اصرار نہیں کیا، کیونکہ سب اپنوں کے درمیان میں ہی رہتے تھے۔ جنت نے کمرے سے نکال دیا، نہیں خیر نکالا تو نہیں پھپھو سائیں، لیکن اگر تھوڑی دیر مزید یا اندر رہتا تو ہو سکتا تھا نکال دیتی۔ وہ پڑھ رہی ہے نا سلار، تم جانتے تو ہو اسے پسند سلار تم جانتے تو ہو اسے نہیں پسند کوئی اسے پڑھتے وقت ڈسٹرب کرے، وہ تو ہر وقت ہی پڑھتی رہتی ہیں پھپھو سائیں، کبھی کچھ وقت ہمارے ساتھ بھی گزار لیا کرے۔ تم موڈ خراب مت کرو، میں نے تمہارے لیے کھیر بنائی ہے، فریج میں رکھی ہے، جا کر کھا لو، اور حیات سے بھی بات کر لینا۔ جی کر لوں گا۔ اس نے حالے سے اپنا سر ہلایا اور کچن کی طرف چلا گیا۔ کچن میں داخل ہوتی وہ خراب موڈ کے ساتھ وہاں پر بیٹھ گیا۔ اگر اسے کبھی کسی چیز پر غصہ آتا تھا تو وہ تھا جنت کی اگنور کرنے پر۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا تھا کہ اس کی ان کتابوں کو ہی آگ لگا دے، جن کی وجہ سے وہ اسے اگنور کرتی تھی، لیکن وہ ایسا ہی بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جنت کے لیے اس کی کتابیں کیا اہمیت رکھتی تھی وہ بہت اچھے سے جانتا تھا۔ ذہن میں خیال آتے ہی اس نے دراز میں سے چھری نکالی اور اگلے ہی لمحے اپنے ہاتھ پر پھیری۔ خون تیزی سے بہنا شروع ہو گیا۔ نازیہ! اس کے چلانے کی آواز پر باہر کام کرتی نازیہ بھاگ کر آئی اور پہلی ہی نظر میں اس کے ہاتھ سے بہتے خون پر گئی۔ سلار صاحب، آپ کا تو خون بہہ رہا ہے۔
ہاں تو جاؤ جلدی سے جنت بیوی کو بلا کر لاؤ۔ اس کے کہنے پر وہ اپنا سر ہلا کر بھاگتے ہوئے جنت کے کمرے میں گئی اور اس کے اندازے کے مطابق چند سیکنڈ بعد ہی جنت بھاگتی ہوئی وہاں پر آ گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس کا خون سے بھرا ہاتھ پکڑ کر وہ زخم دیکھنے لگی۔ نازیہ میرے کمرے سے سائڈ ٹیبل کی دراز میں ایک باکس رکھا ہے، اسے لے کر آؤ۔ اس کی بات سن کر وہ اپنا سر ہلاتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ تمہیں چوٹ کیسے لگی سالار؟ چھری سے؟ اس کی بات سن کر زخم دیکھتی جنت نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ جنت کیا ہوا ہے؟ نور کی آواز پر وہ چونکی اور اس کے پیچھے ہی کچن میں داخل ہوتی نازیہ کے ہاتھ سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا پھوپھو، بس چھری سے ہلکا سا کٹ لگ گیا تھا۔ اس کی فکر مندی دیکھ کر سالار نے اسے مطمئن کرنا چاہا، لیکن تم چھری کا کیا کر رہے تھے؟ جنت کی سنجیدہ آواز پر وہ نور سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاتھ کاٹ رہا تھا، اس نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر نور نے گھور کر اسے دیکھا اور ان دونوں کو ہی اس کی یہ بات مذاق لگ رہی تھی۔ اچھا جنت، اب ڈسٹرب تو آپ ہو ہی چکی ہیں، تو پھر کیا خیال ہے باہر چلیں؟ بینڈیج ہوتے وہ پھر سے اسی بات پر آ گیا۔ جنت چلی جاؤ، بیچارہ کب سے کہہ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر جنت نے اپنا سر ہولے سے اقرار میں ہلایا، جسے دیکھ کر نور مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ پر سالار، تم ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ نہیں کر سکتے۔ میں ایک ہاتھ سے بھی بہت اچھی ڈرائیونگ کر سکتا ہوں، آپ موقع تو دیں۔ ایسا لگ رہا ہے تم نے باہر جانے کے لیے ہاتھ جان بوجھ کر کاٹا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے ساتھ ٹائم گزارنا میرے لیے اتنا اہم ہے جو اپنا خون بہا دوں گا؟ اس کی بات کا بنا کوئی جواب دی اس نے گہرا سانس لیا، اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ ہاتھ صاف کر کے آ رہی ہوں۔ اوکے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے چہرے پر موجودہ مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ کمرے میں اس کی غیر موجودگی دیکھ کر وہ باہر چلی گئی، کیونکہ اسے پتا تھا آئزل اگر اپنے کمرے میں نہیں تھی تو اس نے باہر لان میں ہی ہونا تھا، کیونکہ وہ آئزل کی فیورٹ جگہ تھی۔ لان میں جاتے ہی اس کی نظر وہاں کھڑی آئزل پر پڑی، جو وہاں لگے پھولوں میں جھولے میں اپنی ٹیڈی بیئر بٹھائے اسے جھولا جھلا رہی تھی۔ وہ 18 سال کی تھی، لیکن اپنی صحت اور قد کے باعث 15 سال کی لگتی تھی۔ اس کی پیشانی پر بکھرے بیبی ہیئر اس کے چہرے پر بکھری معصومیت میں مزید اضافہ کرتے تھے، جبکہ سلکی بالوں نے پیچھے سے آدھی کمر ڈھانپ رکھی تھی۔ وہ 18 سال کی تھی، لیکن اس کا دماغ بالکل بچوں کی طرح تھا، اور ایسا تب سے تھا جب سے وہ کوما سے باہر نکلی تھی۔ جب وہ ہوش میں آئی تھی تب وہ گزری سب باتیں بھول چکی تھی، اور اس کے علاوہ اس کی دماغی صلاحیت بھی کافی متاثر ہوئی تھی۔ اسے اس طرح دیکھ کر گھر میں سب کی آنکھیں ہی بھیگ جاتی تھی، لیکن انہیں امید تھی کہ ایک دن ان کی آنچل بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ حویلی میں سب کی لاڈلی تھی، لیکن شاہ حمید کی تو اس میں جان بستی تھی۔ نہ اس نے خود آج تک آئزل سے تیز آواز میں بات کی تھی، اور نہ ہی کسی کو کرنے دی تھی۔ وہ شرارتی تھا، لیکن اس کی ساری شرارتیں تو اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن آئزل کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور اب اس کا شرارتی موڈ کبھی کبھی ہی آن ہوتا تھا تو وہ اب بھی ایک نرم خو انسان، لیکن جب بات اس کی بیٹی پر آتی تھی تو اس کی ساری نرمی سختی میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ آئزل، حیات کی آواز سن کر اس کے جھولا جھلاتے ہاتھ رک، چلو اور کھانا کھاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے، تمہارے فیورٹ نوڈلز بنائے ہیں۔ حیات کی بات سنتی اس کی ساری بھوک جاگ اٹھی، وہاں رکھا اپنا ٹیڈی بیئر اٹھا کر وہ جلدی سے اندر بھاگ گئی، جس پر حیات نے مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے چلی گئی۔ تھوڑی بہت شاپنگ کرنے کے بعد جنت نے اپنی کچھ بکس خریدی، اس کے بعد سالاروں سے لے کر ریسٹورنٹ میں چلا گیا، جہاں پر اس نے جنت کا فیورٹ کھانا آرڈر کیا تھا، لیکن وہ بھی اس نے بے دلی سے ہی کھایا، کیونکہ اپنا اتنا اہم کام وہ سالار کی وجہ سے چھوڑ کر آئی تھی، اور جب تک گھر جا کر اسے اپنا کام مکمل نہیں کرنا تھا موڈ اسی طرح سے بگڑا رہتا، کیونکہ اس کے نزدیک اس کی پڑھائی ہمیشہ اس کی پہلی ترجیح رہی تھی۔ آئس کریم کھانے چلے؟ ریسٹورنٹ سے باہر نکلتے ہی اس نے کہا، جس پر جنت نے گھور کر اسے دیکھا۔ سالار، اب بس مجھے گھر جانا ہے، تم نہیں لے کر گئے تو میں خود چلی جاؤں گی۔ اچھا نا، گھر ہی چلتے ہیں، ناراض کیوں ہو رہی ہے؟ والٹ جیب میں رکھتے اس کے ہاتھ تھمے، پیشانی پر بل ڈالے وہ اپنی پاکٹس چیک کرنے لگا، جن میں صرف گاڑی کی چابی تھی۔ میں موبائل شاید اندر ہی بھول گیا ہوں، گاڑی کے پاس جائے، میں 2 منٹ میں آیا۔ وہ جلدی سے واپس اندر کی طرف چلا گیا، جس پر اپنا سر نفی میں ہلاتی وہ گاڑی کی طرف چلی گئی، جہاں پر دوسری گاڑی کے ساتھ 3 لڑکے کھڑے تھے، جو اس کے وہاں آتے ہی اسے دیکھنے لگے۔ چہرہ موڑ کر وہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی، جب اسے ان لڑکوں کی ہنسی کی آواز سنائی دی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس پہ کوئی تبصرہ کرے۔ جانے من، اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ ایسے لڑکوں کو وہ ہمیشہ اگنور کرتی تھی، البتہ یہ دعا ضرور کرتی تھی کہ سالار کچھ ایسا نہ سن لے، ورنہ پھر اس کا دماغ خراب ہو جانا تھا۔ چلیں؟ اس کے قریب آتے ہی سالار نے مسکراتے ہوئے کہا، جب نظر 2 گاڑی کے قریب کھڑے لڑکوں پر گئے جو وہاں کھڑی جنت کو دیکھ رہے تھے، اور کس طرح سے دیکھ رہے تھے یہ بات بھی وہ خوبی سمجھتا تھا۔ ماتھے پر بل ڈالے وہ ان کی جانب پڑنے لگا، جب جنت نے اس کا مضبوط بازو تھام لیا۔ سالار، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو اور گھر چلو۔ اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوا کر وہ ان کی جانب بڑھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا مطلب؟ تم انہیں دیکھ کیوں رہے تھے؟ اس کے کہنے پر وہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جب ان میں سے ایک نے ہنستے ہوئے کہا، اچھی لگی ہمیں، اسی لیے دیکھ رہے تھے۔ اس کی بات سن کر جنت نے اپنی آنکھیں بند کر لی، جانتی تھی اب یقیناً سالار کا دماغ گھوم جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جب اسے غصہ آتا تھا تب وہ سب کچھ بھول جاتا تھا، اس وقت بھی وہ اکیلا ان تینوں پر بھاری تھا۔
इनकी लड़ाई देखकर वहां दूर खड़े लोग उन्हें देखने लगे। जब इस तमाशे से तंग आकर वो जल्दी से इसके करीब आ गए, जो अभी तक उन्हें मारने में मसरूफ था। इसका हाथ तो पहले ही जख्मी था, ऊपर से इस सब की वजह से इसका जख्मी हाथ मजीद जख्मी हो चुका था। सालार छोड़ो उन्हें, अब बस करो। इसने उसे पीछे करना चाहा, जो हर चीज भुला उन्हें मारने में मसरूफ था, जबकि उसे इस माहौल से उलझन आ रही थी। सालार छोड़ो, इसने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन उसे दूर हटते ना देखकर गुस्से में जोरदार थप्पड़ इसके गाल पर रसीद किया, जिस पर इसने गहरा सांस लेकर अपनी आंखें बंद करी। जन्नत का थप्पड़ खाकर उसे कोई अफसोस नहीं हुआ था। वैसे भी कोई पहली बार तो था नहीं जब जन्नत ने इस पर हाथ उठाया, अपनी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से। वो पहले भी जन्नत के हाथ से थप्पड़ खा चुका था, लेकिन उसे कोई शिकवा नहीं था, बल्कि उसे खुशी मिलती थी, क्योंकि उसे वो पल बहुत खूबसूरत लगते थे जब जन्नत उसे छूती थी। अब चाहे वो किसी भी तरह हो, चलो यहाँ से बंद करो ये तमाशा, इसने हल्की आवाज मगर सख्त लहजे में कहा, जिस पर उसने हल्के से अपना सर हिलाया, उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया, और उसके बैठते ही जोरदार लात जमीन पर पड़ी। इन तीनों लड़कों को मारकर खुद भी जाकर गाड़ी में बैठ गया। नूर और सीरम इस वक्त अपने में थे, जिस पर इसने शुक्र भरा सांस लिया। इस वक्त तो किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। जन्नत तेज तेज कदम उठाती वो अपने कमरे की जानिब जाने लगी, जब उसे पीछे से सलार की आवाज सुनाई दी, जिसे इग्नोर करके वो सीधा अपने कमरे में चली गई। पर्स टेबल पर रखकर वो स्टडी टेबल पर रखा अपना सामान उठाकर बेड पर ले आई। इरादा थोड़ी देर पढ़ने का था, लेकिन सलार की हरकत याद करके पढ़ा ही कहाँ जा रहा था। इसने जहन को झटक कर पढ़ने की कोशिश की, जब बजते मोबाइल ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। इसने साइड टेबल पर रखा मोबाइल उठाकर देखा, जहाँ आयरा की कॉल आ रही थी। गहरा सांस लेकर इसने कॉल पिक कर ली। अस्सलाम वालेकुम अम्मा साईं, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ खाना खा लिया? जी खा लिया था। बाबा साईं कहाँ हैं? कुछ मेहमान आए थे तो बस इन्हीं के पास बैठे। तुम क्या कर रही हो? पढ़ रही थी। रातों को जाग जाग कर मत पढ़ा करो जन्नत। जी आप फिक्र मत करें, मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी। इसने चेहरे पर उड़ती लट को पीछे किया और आयरा से थोड़ी देर मजीद बात करके फोन रख दिया। बार बार आता सलार का ख्याल उसे बेचैन कर रहा था। जानती थी इस लड़के को अपनी बिल्कुल परवाह नहीं थी, और अब तक इसने अपनी पट्टी भी तब्दील नहीं की होगी। अपने मामले में वो हमेशा ही लापरवाह था। दरवाजा नॉक करके वो कमरे में दाखिल हुई। उसे देखते ही सलार के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। खैरियत जन्नत? इसकी बात का बिना कुछ जवाब दिए वो बेड पर आकर बैठ गई, जब सलार की नजर इसके हाथ में पकड़े फर्स्ट एड बॉक्स पर गई, और उसे देखते ही वो उसके यहाँ आने का मकसद जान चुका था। हाथ दिखाओ, इसने शराफत से हाथ आगे कर दिया, जिसे थाम कर वो उसकी पट्टी खोलने लगी, जबकि वो खुद प्यार भरी नजरों से मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखने लगा। वो एक समझदार लड़की थी, ये बात वो आसानी से जान सकती थी कि सलार उसे किन नजरों से देखता है। लेकिन वो खुद जानता था कि जन्नत कभी भी इस मुतालिक नहीं सोचेगी, क्योंकि इसके मुताबिक इन दोनों का रिश्ता मुख्तलिफ था। जन्नत को तो ऐसा ही लगता था। सॉरी, किस लिए? मैंने तुम पर हाथ उठाया। आपको तो मैं अपना खून भी माफ कर सकता हूँ, यहाँ तो बात सिर्फ एक थप्पड़ की थी। इसने नजरें उठाकर सलार को देखा। सलार, मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। तो कैसी बातें किया करो? कोई भी बात कर लो, बस ये फजूल बातें मत किया करो। सलार बॉक्स में डालकर इसने सामान बॉक्स में डालकर इसने बॉक्स उठाया और वहां से जाने लगी। थैंक यू मेरा ख्याल रखने के लिए। कोई तकलीफ में होगा तो मैं उसकी मदद करूंगी सलार, क्योंकि यही तो मेरा काम है, और तुम तो फिर मेरे भतीजे हो। अपनी बात कहकर वो मुस्कुराते वहां से चली गई, जबकि इसकी बात सुनते ही वो सबसे अपनी मुठ्ठियां भींच कर रह गया। गहरी नजरों से वो ग्लास वॉल से नजर आती बर्फ को देख रहा था। आज मौसम कुछ ज्यादा ही सर्द था और बर्फ से हर चीज ढक चुकी थी। बाहर के सर्द माहौल के बरक्स इसके ऑफिस का माहौल खासा गर्म था, जबकि हर चीज से बेनियाज वो इस वक्त सिर्फ सोचों में गुम था। और सोचों का मरकज हमेशा की तरह हुरम शाह थे, जो उससे दूर रहकर भी उसे अपने हसार में लिए रखते थे। सोचों से बाहर निकलकर उसने एक नजर खड़ी की जानिब देखा और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। स्टैंड पर लटका अपना कोट उठाकर वो बाहर की जानिब बढ़ा। जब ऑफिस रूम से निकलते ही नजर वहां खड़े जारून पर गई। संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। तुम कब आए जारून? इर्तिजानी से गले मिलते हुए पूछा। इसका लबो लहजा अंग्रेजों जैसा था, जिसमें दिखने में जबकि दिखने में भी वो यहाँ के लोगों जैसा ही था। दूधिया सफेद रंगत, सब्ज आंखें, 6 फुट 2 इंच कद, और संजीदा चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी मूछें। अभी आया था, पर शायद तुम जा रहे हो। हाँ, बस घर जा रहा था, तुम मेरे रूम में आ जाओ। उसे साथ लेकर वो अपने ऑफिस रूम में चला गया और बाजू पर रखा कोट दोबारा स्टैंड पर लटका दिया। खैरियत, तुम इस वक्त यहाँ आए? हाँ, कुछ दिनों के लिए फैमिली के साथ पाकिस्तान जा रहा हूँ। सोचा तुमसे मिलकर चला जाऊँ। जाने की कोई खास वजह? तुम जानते तो हो, मेरी बीवी का पूरा खानदान पाकिस्तान में रहता, तो बस इसीलिए वहां जा रहे। जायशा भी काफी जिद कर रही थी वहां जाने के लिए। इसके लबों से जायशा का जिक्र सुनकर बेख्तियार हंसा। जायशा जारून की 8 साल बेटी थी, जिसका जिक्र वो हर मुलाकात में इर्तिजा के सामने करता था, सिर्फ ये जताने के लिए कि इसकी एक बेटी हो चुकी, जबकि इसका दोस्त अभी तक गंवारा बैठा है। उसे लगता था कभी तो इर्तिजा को भी उसे देखकर एहसास होगा, शादी जैसे रिश्ते की चाह होगी, और शायद तभी इर्तिजा शादी के लिए राजी हो जाए। जारून, मेरी बात सुनो।
मुझे ये मत जताया करो कि तुम शादी कर चुके हो। जानते हो ना, तुम्हारी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। इर्तिजा, कभी तो मेरी बात को समझो। जैसा तुम चाहते हो वैसा कभी नहीं होगा। इसकी बात सुनकर इर्तिजा की सफेद पेशानी पर लातादाद पल नमूदार हुए। और मैं क्या चाहता हूँ? पूरम तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। भले तुम्हारे डर से इसने तुम्हें इस रिश्ते से पुकारना छोड़ दिया जो तुम्हारा इससे है, लेकिन वो तुम्हें देखती सी नजर से है। जब शादी हो जाएगी तो उसका नजरिया भी बदल जाएगा। इर्तिजा 17 साल छोटी है वो तुमसे। मैं नहीं जानता वो मुझसे कितनी छोटी है या फिर मेरा इसके साथ क्या रिश्ता है। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो हमेशा से मेरी थी और उसने मेरा ही होना है। इसकी बात पर वो फकत अपना सर नफी में हिला कर रह गया। इसके अलावा वो और कर भी क्या सकता था? क्या कर रहा है मेरा बच्चा? अपने सामने गुड़िया और नकली बर्तन फैलाए वो इस वक्त खेलने में मसरूफ थी जब शाहमीर की आवाज इसके कानों में पड़ी। इसने झटके से अपना सर उठाकर उसे देखा और उसे देखते ही चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई। बाबा! गुड़िया एक तरफ फेंक कर वो भागते हुए उसके करीब गई, जिस पर मुस्कुराते हुए इसने आंचल को अपने सीने से लगा लिया। क्या हो रहा था? मैं खेल रही थी। खाना खा लिया? खा लिया। वेरी गुड, अब देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। इसने वहां खड़े मुलाजिम को इशारा किया, जिसने उसका इशारा देखते ही हाथ में पकड़ा बैग शाहमीर की तरफ बढ़ा दिया। इसने बैग में ड्राइंग बुक्स निकाल कर इसके सामने रखी, जिस पर चहकते हुए वो सारी बुक्स खोल कर देखने लगी। इसने भीगी आंखों से आयजल के झुके सर को देखा। वो 18 साल की थी, लेकिन हरकतें वो शौक बिल्कुल बच्चों वाले थे। इसकी हालत देखकर शामिर का दिल चाहता था काश एक बार वो शख्स इसके सामने आ जाए जिसकी वजह से इसकी बेटी इस हालत में थी। वो उसे जमीन में जिंदा दफन करने का इरादा रखता था। भले इससे इसकी बेटी ठीक नहीं होती थी, लेकिन इसके दिल को तो करार मिल जाता। क्या हो रहा है मेरा चंदा? माहिर ने वहां बैठते हुए आंचल के झुके सर को देखा, देख कर पूछा। बड़े बाबा देखे बाबा क्या लेकर आए हैं। ड्राइंग बुक्स उठाकर वो माहिर को दिखाने लगी, जो बहुत शौक और तवज्जो से उसकी बात सुन रहा। सारा सामान तरतीब से रखकर इसने वार्डरोब बंद की और पीछे रखा सामान उठा लिया, जिसे इसने फालतू समझकर एक तरफ रखा। ये सामान अब बस इर्तिजा को दिखाना था, ताकि अगर इसमें से इसका कुछ जरूरी सामान हो तो वो उसे देख ले, वरना फिर सारे सामान ने डस्टबिन में ही जाना था। इर्तिजा का कमरा वैसे भी ज्यादातर वही साफ करते थे, इसलिए आज भी वो उसकी वार्डरोब साफ कर रहे थे। सामान उठाकर बाहर जाने लगी, जब नजर फर्श पर गिरे कार्ड पर गई। इसने उठाकर इस कार्ड को देखा, जिसपे प्लास्टिक कोडिंग हो रही थी। वो बेसाख्ता हंसी, जबकि हैरत भी हुई। इर्तिजा ने अब तक ये कार्ड संभाल कर रखा होता, और ज्यादा हैरत उसे इस बात पर हो रही थी कि कार्ड इर्तिजा के पास था, पर आज तक इसने देखा नहीं। उसे अच्छे से याद था कि इसने ये कार्ड अपने बचपन में इर्तिजा की सालगिरह पर उसे दिया था, पर उसे इर्तिजा के पास अभी तक सही सलामत देखकर उसे बहुत हैरत हुई। दरवाजा खुलने की आवाज पर वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी, जहाँ इर्तिजा खड़ा था। इर्तिजा, ये आपने अभी तक रखा हुआ है? इसने कार्ड इसके सामने करके हैरत से पूछा। तो मुझे, क्या मुझे नहीं रखना चाहिए था? नहीं, लेकिन ये इतनी कोई खास चीज नहीं थी कि आप उसे इस तरह संभाल कर रखते। मैंने तो ये ऐसे ही बचपन में बना दिया था। ये मेरे लिए खास है क्योंकि तुमने मुझे दिया था। अच्छा, तो मेरी दी हुई चीज कितनी अहमियत है आपकी नजर में? बिल्कुल, तुम खुद सोचो, तुम्हारी दी हुई चीज कितनी अहमियत है तो तुम्हारी कितनी अहमियत होगी मेरी नजर में। लेकिन मेरी बात की तो कोई अहमियत नहीं। जैसे मैंने तुम्हारी किस बात को अहमियत नहीं दी? पेशानी पर बल डाली वो हुरम की तरफ देखने लगा। जैसे मैंने आपसे कहा था शादी कर ले, लेकिन आप राजी नहीं हो। हुरम, फिर से शुरू मत हो जाना। इत्तेज़ा, आप सीरियस होकर मेरी बात सुनो। कल ही आपके बालों में एक सफेद बाल मिला मुझे। इससे पहले सारे बाल सफेद हो जाए शादी कर ले। इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल जाओ तैयार होकर आओ। किस लिए? हम बाहर जा रहे। अच्छा ठीक है, मैंने कुछ सामान निकाला, आप देख लें जो जरूरी है वो रख लें और बाकी सारा फेंक दें। मैं तब तक तैयार होकर आती हूँ। इसने वहां बॉक्स में रखे सामान की तरफ इशारा किया और कमरे से बाहर चले गए। इसकी गाड़ी में बैठते इर्तिजा ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, जब हुरम की आवाज इसके कानों में पड़ी। तो फिर क्या सोचा है आपने? किस बारे में? इसने ना समझी से पूछा। इर्तिजा, शादी के बारे में। आपको पता है, सोचा था आपकी शादी हो जाएगी, फिर आपके बच्चों को बड़ी बहन बनकर पालूंगी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है उन्हें माँ बनकर पालना पड़ेगा। इसकी बात सुनकर बेसाख्ता हंसा। तुम्हारे पेपर्स कब खत्म हो रहे हैं? 2 दिन बाद लास्ट है। इसका बीबीए का लास्ट ईयर चल रहा था, जिसके बाद इसकी पढ़ाई खत्म हो जानी थी और फिर इसने वापस पाकिस्तान चले जाना था। अगले हफ्ते में पाकिस्तान वापस जा रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ जाने से पहले आपको शादी के लिए मना कर जाऊँ, क्योंकि अब तो मैं पाकिस्तान जाने के बाद दोबारा यहाँ तभी आऊंगी जब आपकी शादी हो रही होगी। ठीक है, फिर तुम अब यहाँ तभी आना जब मेरी शादी हो रही होगी, लेकिन इसके लिए पहले आप मान तो जाए। अपने दोस्त को ही देख लें, 8 साल की बेटी है इनकी और आप 40 के होकर भी कंवारे फिर रहे हैं। इसने मुंह बनाकर कहा। नहीं फिरा मैं कंवारा, बहुत जल्द ही तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। सच में? मतलब मैं हिफ्सा दादू को ये खुशखबरी सुना दूं कि आप राजी हो गए? हाँ, हूर घर जाते ही सबसे पहले उन्हें यह खबर सुना देना। उसने एक नज़र हुरम पर डाली, जो उसे ही देख रही थी। इर्तिजा का इकरार सुनकर उसे बहुत खुशी मिली होगी, और ये बात वो बखूबी जानता था। उसे इस बात का इल्म भी था कि अब जब तक घर जाकर हुरम ने ये बात हिफ्जा को नहीं बतानी, तब तक उसे बेचैनी ही होती रहेगी। लैपटॉप बंद करके किसने एक तरफ रखा और साइड टेबल पर रखा जग उठा लिया जो खाली था। बेड से उतरकर वो कमरे से बाहर गए।
گھر کی چند لائٹس روشنی کے باعث کھلے ہوئے تھے، لیکن سب روز کی طرح کھانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے۔ پانی پی کر اس نے خالی جگ بھرا اور واپس جانے کے لیے مڑی، جب پیچھے کھڑے ازمیر کو دیکھ کر جگ اس کے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچا۔ ازمیر آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر پانی سے بھرا جگ سائڈ پر رکھ کر اسے گھورتے ہوئے کہا، جس نے اس وقت سادہ سا سفید رنگ کا قمیض شلوار پہنا ہوا تھا، دریام کے ساتھ زمینوں کا کام وہی دیکھتا تھا، اس لیے اس وجہ سے وہ اکثر راتوں کو دیر سے گھر آتا تھا۔ اس وقت بھی وہ باہر سے ہی آ رہا تھا۔ تو میری جان کس نے کہا کہ اتنا سا دل رکھنے کے لیے؟ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئے، جب اس کی خالی انگلی پر گئی۔ تمہاری انگوٹھی کہاں ہے؟ ازمیر میں ہر وقت تو نہیں پہن سکتی نا، ہر وقت ہی پہننی ہے۔ وہ ہماری یہاں منگنی کی انگوٹھی ہے، اسے ہمیشہ پہن کر رکھا کرو۔ اسے دیکھ کر مجھے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ تم ازمیر شاہ کی ملکیت ہو۔ ازمیر منگنی کوئی اتنا بڑا رشتہ نہیں ہوتا جس کے ہونے سے میں آپ کی ملکیت بن گئی۔ جانے ازمیر، کہو تو پھر ابھی اور اسی وقت نکاح کر لیتا ہوں تم سے، تاکہ تمہیں اچھے سے پتہ چل جائے کہ تم ازمیر شاہ کی ملکیت ہو۔ دونوں کے درمیان موجود فاصلہ مٹا کر وہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا، جس پر منت گھبرا کر جلدی سے دور ہوئی۔ وہ منت شاہ تھی، ازمیر شاہ کی محبت، اس کا عشق، اس کا جنون، اس کا سب کچھ، جسے وہ تب سے چاہتا تھا جب اسے ان سب چیزوں کا مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ ان دونوں کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی گھر والوں نے ان کی منگنی کر دی تھی، کیونکہ ان دونوں کی ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ گھر والوں کی پوچھنے پر منت نے بھی اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی تھی، کیونکہ یہ حقیقت تھی کہ وہ خود بھی ازمیر کو چاہتی تھی، لیکن ازمیر کا جنونی انداز اسے ہمیشہ خوفزدہ کر دیتا تھا۔ نہیں، مجھے ابھی نکاح نہیں کرنا۔ اس کی بات کے جواب میں سے پہلے ازمیر کچھ کہتا باہر سے آتی قدموں کی آواز پر منت جلدی سے کچن سے بھاگنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی کچن میں داخل ہوتے ساحر سے اس کی زوردار ٹکر ہوئی، جو کچن میں لائٹ آن دیکھ کر وہاں پر آیا تھا۔ بابا صاحب، آپ ترکی سے کب آئے؟ المیر لالا نہیں آئے؟ اپنے سامنے اسے کھڑا دیکھ کر منت نے گڑبڑا کر پوچھا، جبکہ شرمندگی الگ ہو رہی تھی۔ ساحر نے اسے ازمیر کے ساتھ اکیلے کچن میں دیکھ لیا تھا۔ اب پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ بس ابھی آیا تھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں پانی پینے آئی تھی، اس نے جلدی سے کہا جب ساحر نے پیچھے کھڑے ازمیر کو دیکھا۔ اور تم کیا کرنے آئے تھے؟ میں اپنی نظروں کی پیاس مٹانے آیا تھا۔ اس کے کہنے پر منت اچھی خاصی سرخ ہو چکی تھی، جبکہ دل میں اس بے شرم کو اچھی خاصی سنا بھی چکی تھی، جو اس کے باپ کے سامنے اتنی آرام سے ایسی بات کر رہا ہے۔ منت، کمرے میں جاؤ۔ اسے تو ویسے بھی بھاگنے کا موقع چاہے تو جو ظاہر کے کہتے ہی مل گیا، اس لیے بنا لمحہ ضائع کیے وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ لڑکے، کچھ شرم کر لو تم۔ شرم کیسے کروں؟ آپ کا ہی بھتیجا ہوں۔ میں اتنا بے باک تو کبھی نہیں تھا کہ اپنے ہی سسر کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتا، پر میں تو اتنا ہی بے باک ہوں چاچا صاحب کہ اپنے سسر کے سامنے یہ سب کچھ آرام سے کہہ سکتا ہوں۔ یہ تو میرا منت سے نکاح نہیں ہوا، ورنہ آنکھوں کے بجائے لبوں کی پیاس مٹاتا۔ بے شرم انسان، ایک تھپڑ لگاؤں نا تو ساری پیاس بجھ جائے گی۔ اس کے غصے سے کہنے پر وہ ڈھٹائی سے ہنسا۔ میری پیاس کا علاج تو صرف آپ کی بیٹی کے پاس ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا، اور ظاہر کا چہرہ دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبائے وہاں سے چلا گیا۔ مزید وہاں رکتا تو یقیناً ظاہر اس پر ہاتھ اٹھانے میں دیر نہیں لگاتا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر بیڈ پر سوتی ماہم کی طرف گئی۔ اس کے چہرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اپنا بیگ سائڈ پر رکھ کر اس نے اپنے ہاتھ سے گھڑی اتاری اور بنا چینج کیے جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ سوہی ماہم کو اپنی حصار میں لے کر اس نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ اس وقت اسے سکون چاہیے تھا جو صرف اس کی بیوی کے پاس سے ملنا تھا۔ ظاہر، آپ کب آئے؟ نیند سے بھری آنکھیں کھول کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی، کیونکہ یہ پہلا خیال ذہن میں یہی آیا تھا کہ وہ خواب دیکھ رہی، کہاں، دنیا میں یا پھر حویلی میں۔ اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے مزید اس کے قریب سو گئے۔ میرے دل میں، تمہارے دل میں تو میں ہمیشہ سے تھا، بس تمہیں اس بات کا احساس تھوڑی دیر سے ہوا۔ اس نے نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اپنی آنکھیں موند لی۔ تو میرے پیارے سے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔